Hello everyone, welcome to upscprep.com and my name is Nimish Kapoor. Well, the topic which we are going to start is Modern Indian History Strategy for the Civil Services exam. Well, there was a time when people were thinking modern Indian history तो जी करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज सिर्फ 2 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में और 2 आते हैं मेंस में. तो व्हाट इज़ द नीड टू पुट सो मच एफर्ट इन द सब्जेक्ट? Well, this year we had around 8 questions in UPSC prelims, which made huge difference for the ones who are selected for mains this year and the ones who couldn't make it. Hence, it's time to relook at the strategy of modern Indian history from both prelims and mains perspective. So, for whom this video is useful? The ones who are starting this preparation journey, they can very clearly understand how to approach this subject. 2, those who have done something in past, जिन्होंने पहले किया है, जिन्होंने पहले ये सब्जेक्ट किया है और उनको ये लग रहा है कि जो है ये सब्जेक्ट हमें अब डिफरेंट तरीके से देखने की ज़रूरत. एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इन डिटेल for both prelims and mains. But before we begin, it is very important to understand that what UPSC is actually asking. UPSC पूछ क्या रहा है? हम थोड़े इस साल के प्रीलिम्स 2025 के और 2024 के मेंस के क्वेश्चन देखेंगे. एक ब्रॉडली स्ट्रक्चर देखेंगे किस तरीके से UPSC क्वेश्चंस डाल रहा है, क्या टॉपिक्स किस तरीके, डायरेक्ट नेचर, इनडायरेक्ट, टाइमलाइन, क्या क्या चीज़ें हैं. एंड देन विल गो इन टू द स्ट्रैटेजी एंड दैट वे यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड कि मेरी स्ट्रैटेजी अब इस तरीके से अलाइंड होगी. सो अगर हम इस साल के प्रीलिम्स के 2025 क्वेश्चंस देखें तो एक क्वेश्चन राजा राममोहन रॉय के ऊपर. टॉपिक एज यू नो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स. इम्पॉर्टेंट टॉपिक. राजा राम मोहन रॉय, ब्रह्मो समाज, आत्मीय सभा पढ़ा है आपने, बहुत बेसिक इजी क्वेश्चन था. सो क्वेश्चन वॉज वेरी डायरेक्ट इन नेचर एंड द वन हु अंडरस्टैंड सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स वो ईजिली इसको कर पाता. अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वेरी डायरेक्ट एंड वेरी इजी, नथिंग विच शुड बॉदर यू, राइट. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो 1920 से 22 के बीच हुई खिलाफत मूवमेंट के साथ साथ. अगेन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक. नेशनल मूवमेंट, अ मास मूवमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. 2 questions we already seen on the mass movement and 1 on social religious reforms, very direct topics. Now a quote, किस रेफरेंस में गांधी जी ने कहा, सेडिशन हैज़ बिकम माई रिलीजन. अगर इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग है टाइमलाइन की, गांधी जी की फिलॉसफी की कि एज ही एंटर्ड, पहले उनका क्या पर्सपेक्टिव था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ, कब वो चेंज होना शुरू हुआ, एंड यू कैन आइडेंटिफाई व्हाट इज द राइट आंसर. ओके, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है. इट्स नॉट अ वेरी इजी क्वेश्चन सर्टनली, बट यहाँ मैं थोड़ा सा गौर से चीज़ें देखूंगा अगर, तो चौरी चौरा यहाँ, सी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द राइट ऑप्शन इमिजिएटली, बट यहाँ लीगल अगर केस हुआ तो वो एक प्रोविंशियल कोर्ट में स्टार्ट हुआ होगा, राइट. प्रोविंशियल कोर्ट में. अब हमें ये देखना है इनमें से उस प्रोविंस का कौन रहने वाला है. CR दास कोलकाता, सैफुद्दीन किचलू पंजाब, मोहम्मद अली जिन्ना गुजरात बॉम्बे, राइट. मदन मोहन मालवीय कृष्णकांत यूनाइटेड प्रोविंसेस. नॉट जस्ट योर आउटराइट नॉलेज ऑफ फैक्ट्स but also your relative understanding. Subsequent to which one of the following events गांधी जी, अगेन गांधी जी की लाइफ के ऊपर जब उन्होंने फोकस करना शुरू किया अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड अपील फॉर इट इरेडिकेशंस. बहुत ही इजी क्वेश्चन, very easy question. After civil disobedience movement,
राइट, ये चीज़ हुई। तो मतलब पर्टिकुलरली सिविल डिसोबे, और खासकर पूना पैक्ट के बाद जब वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से वापस आए, कम्युनल वार्ड अनाउंस हुआ था, उसको अपोज किया, इवेंचुअली पूना पैक्ट हुआ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच। उसके बाद उनको लगा कि हमें ज़्यादा फोकस, तो इस तरीके से। सो क्वेश्चन अगेन वेरी डायरेक्ट इन नेचर, नॉट टू डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट। Okay, now we go into advent of Europeans. When we talk about the advent of Europeans, हम यहाँ advent of Europeans के पोर्चुगीज जब आए तो कौन आया, कैसे आया, that is the one thing. But what they also brought with them is another thing. Okay, so I'll talk about कि resources कौन से important भी बन जाते हैं पहले। Very very easy and direct question, self respect movement के ऊपर, very easy. ये थे। तो दिस ईयर्स इफ यू सी यूपी जो प्राइमरली पेपर था प्रीलिम्स का, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से ईजियर था। दैट मीन्स क्या मुझे कोई शॉर्टकट अप्रोच लेना चाहिए, कोई मुझे रिविजन किस तरीके से, तो लेट अस विल टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजी क्विकली। इफ यू लुक एट द लास्ट ईयर्स मेंस क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन 25 मार्क्स इन टोटल, दैट इज 10% of paper 1. What were the events that led to Quit India movement? Point out its results. Very straightforward again. How far was the Industrial Revolution in England responsible for the decline of handicrafts and cottage industries in India? एक आपको रिलेशन क्रिएट करना है, बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशन नहीं है। यू नो द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन in England was actually financed by the taxes which was being extracted, or the loot of the Bengal hinterland, right? ये कई किताबों में आपको मिल जाएगा अलग अलग जगहों में। इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट रिलेशन टू क्रिएट एंड यू हैव गुड इनफ पॉइंट। सो अगेन 2024 के एनालिसिस में मेंस जो है टॉपिक्स बहुत ही बेसिक इन नेचर है। तो फिर हम करें क्या, कैसे शुरू करें, क्या करें? तो सबसे पहले मस्ट डू, ये हर एक को करना चाहिए फर्स्ट फेज, फाउंडेशन में, और यू कैन से फर्स्ट फेज में एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आगे के स्टैंडर्ड सोर्स में वो क्या कर रहा। क्लास 8th की ओल्ड, स्पेसिफिकली ओल्ड वाली आर पास 3 जिसमें चैप्टर्स 10 है, आर पास 3, और 12th की थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3, ये दोनों मॉडर्न। और आई टेल यू इट हैज़ बीन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ द क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड। दे हैव बीन थिंग्स दैट अगर आप ये 2 ही कर लो तो ये भी इनफ है, बट देयर इज एड ऑन। अगर आप ये दोनों अच्छे से कर लें तो आई वुड रेकमेंड कि आप, अगर आपने स्पेक्ट्रम की है साथ में, गुड इनफ, फाइन, बट स्पेक्ट्रम 800 pages, 1000 pages, which house is it worth the effort given the kind of questions we've had this year? I doubt. Modern India by Bipin Chandra, old NCERT, a very good book, very good read, but some portions are not very nicely covered, means बहुत quickly उसको cover किया गया है। या आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का कंटेंट, जो कि बहुत ही जल्दी एक बुक फॉर्म में भी आएगा यूपीएससी प्रेप का, नॉट टू बल्कि, बट एवरीथिंग इज कवर्ड इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड वे, इन अ टाइमलाइन वे, विद एक्टिव रिकॉल फॉर एवरी सिंगल चैप्टर along with all the PYQs and practice questions. आप इनमें से कोई भी एक ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, but these two are now a must read. Okay, so in terms of standard resources we are clear now, but how to approach now the modern Indian history for prelims perspective? अगर आपने देखा होगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, 2 क्वेश्चंस, पूना पैक्ट के बाद क्या गांधी जी ने किया, गांधी जी के ऊपर क्वेश्चन उन्होंने जो कोट किया, 2 क्वेश्चन आपके एक सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट और सोशल रजिस्टर रिफॉर्म मूवमेंट्स पे आ गए, राजा राम मोहन रॉय, राइट। नाउ द थिंग इज दैट क्वेश्चंस व्हाट एंड व्हेन इज मोर इंपॉर्टेंट इन प्रीलिम्स,
That is what you saw. It was not analytical in nature. But the question in mains, what you saw, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और कैसे उसने रून के इंडियन हैंडीक्राफ्ट, उसका इम्पैक्ट क्या रहा इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, is an you have to create an analysis or relation between two. यहाँ फैक्चुअल क्लैरिटी और टाइमलाइंस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है. इसकी मैं अप्रोच बहुत क्लियरली बात करूँगा, बट क्या क्या चीज़ों का खासा ध्यान रखना है. व्हाट एंड व्हेन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. फैक्चुअल क्लैरिटी एंड टाइमलाइंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और हाँ, करंट अफेयर्स में जो आता है उसको भी देखो. राइट, एक डिबेट इस साल बहुत चली. अगेन ऑलवेज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर्स थिंकिंग थॉट्स जो थे एंड महात्मा गांधी, तो उस पर काफ़ी न्यूज़पेपर्स कवरेज करते हैं. तो पूना पैक्ट रिलेटेड आपने देखा. फिर उसके बाद चौरी चौरा के 2-3 साल पहले एक स्पेसिफिक कवरेज आई थी 100 years. तो देखो आप, चौरी चौरा और नॉन कोऑपरेशन तीनों रिलेटेड, 3 क्वेश्चन जस्ट फ्रॉम वन इवेंट, जस्ट अ मैटर ऑफ few pages. 3 questions, I think so. Not even a single topic from any other book you would have found from just one topic. So my recommendation is modern history is very important and very scoring subject for prelims. If you first thing is focus on timelines. एक इसको अप्रोच कैसे करना है वो भी बात करेंगे. क्लैरिटी ऑफ टाइमलाइन, व्हाट व्हेन, ये रिविजन के साथ इम्प्रूवमेंट होती है. और कीप फॉलोइंग करंट अफेयर्स और व्हाट इज हैपनिंग. एटलीस्ट एक एनिवर्सरीज अगर कोई आ रही हैं तो जस्ट कीप लुकिंग फॉर इट. नाउ अगर मैं एनालिसिस करूँ लास्ट के कई सवालों की, इससे पहले डिक्रीज हो रहे थे और डिग्री ऑफ डिफिकल्टी इंक्रीज हो रही थी. बट 2025 में, ये एनालिसिस 2024 तक का, 2025 का एनालिसिस इज इट्स नंबर हैज़ इंक्रीज्ड अप टू 8. ये एवरेज लास्ट ईयर 2 था एंड डिफिकल्टी डिक्रीज हो गई. एक रिलेशन हम देख पा रहे हैं. अनएक्सप्लोर्ड एरियाज, बट अगेन अब यहाँ जनरल एरियाज. तो वी हैव सीन चेंजेस हेयर. Now this analysis of 2024 has changed to 2025. This is changed. So मैं ये स्पेसिफिकली इसलिए डाला है एनालिसिस का पोर्शन कि ये जो पहले एनालिसिस था पिछले 7-8 साल का until 24 and now 25, UPSC can flip the things. 2-3 questions average, suddenly 8 questions. Very vague questions can become very direct. And those who felt, oh, modern Indian history कोई करने का फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल गलत. जिन्होंने अच्छे से पढ़ा, 2-3 बार भी रिवाइज किया, they would have reaped the rich dividends of going into the subject. Within Indian history, most of the questions have been, ये पास्ट की बात है, बट इस बार क्वेश्चन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स में आए, नेशनलिस्ट मूवमेंट पे. ये एक ट्रेंड रहा है पहले भी और अभी भी आए हैं. तो हमेशा अप्रोच जो होनी चाहिए बिगिनर्स के लिए, बहुत ध्यान से सुनना. 8th और 12th एक बार पढ़ लो अच्छे से, फाउंडेशन बना लो. 1-2 बार उस दोनों NCERTs को अच्छे से कर लीजिए. जब आप स्टैंडर्ड सोर्स पे आते हैं उसको एक फर्स्ट रीड दीजिए. इवन NCERT भी इस तरीके से स्टार्ट जब करेंगे ऐसे करिए. फोकस ऑन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, कैसे हो रहे हैं दिमाग में, टाइमलाइन कि अच्छा ये इवेंट हुआ, मेजर इवेंट, उनको बिठाओ दिमाग में. डोंट क्रैम. हिस्ट्री इज़ नॉट टू बी क्रैम्ड. जो बोलते हैं हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट क्रैमिंग, इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू. हिस्ट्री इज़ अबाउट विटनेसिंग इट एज इफ यू आर पार्ट ऑफ द स्टोरी एंड यू आर देयर टू विटनेस इट. एंड वो जब टाइमलाइन और करेक्टर्स दिमाग में बैठते हैं वो बहुत देर के लिए बैठते हैं. So just focus on the sequence of events and timeline without going too much into facts as of now. Even you're not able to read in the facts, fine, कोई बात नहीं, first stage है. Second, read, try to hold conceptual understanding of why these events are happening. पहले देखिए अब ये क्यों ये हो रहे हैं. Try to integrate PYQs at this stage, second में. Third में, by this time your ability to grasp facts increase significantly हो जाएगी. अब आपको वो एफर्ट नहीं लगेगी जो फर्स्ट टाइम आपको
सोच रहे थे कि मैं क्रैम कैसे करूं या याद कैसे करूं, वो एफर्ट थर्ड टाइम में नहीं लगेगी, बिकॉज नाउ यू हैव सीरीज ऑफ इवेंट्स, मेजर इवेंट्स आपके दिमाग में हैं और बीच में जो फिलर्स हैं वो इजीली फिल होते जाएंगे. सो योर एबिलिटी to grasp facts will significantly improve and integrate active recall strategies to make this entire approach efficient. Further revisions can be taken depending on one's availability of time and confidence eventually thereafter. ठीक है. अब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फॉर मेंस कैसे देखें? हालांकि वी ऑलरेडी टेकन द इंटीग्रेटेड अप्रोच, बट स्पेसिफिकली व्हाट इज द डिमांड फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. तो एक बार देख लेते हैं सिलेबस क्या कहता है. सिलेबस कहता है 2 टॉपिक्स हैं GS1 में. एक टॉपिक है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी, अबाउट नियरली 1750 से लेकर अंटिल प्रेजेंट मतलब अगर मॉडर्न हिस्ट्री करो पोस्ट इंडिपेंडेंस का तो लग दिया ही हुआ है, तो 1947 तक. ठीक है, 1750 से 1947. इनमें सिग्निफिकेंट इवेंट्स कौन से हुए इस पीरियड में, सिग्निफिकेंट पर्सनालिटीज कौन सी हुई और सिग्निफिकेंट इश्यूज कौन से. अगर हमने 2024 का देखा तो क्या सिग्निफिकेंट इवेंट्स में क्विट इंडिया मूवमेंट के ऊपर सवाल आया. ठीक है, पर्सनालिटी पर नहीं आया लास्ट ईयर. बट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक और सिग्निफिकेंट इवेंट वर्ल्ड हिस्ट्री का, बट उसका इम्पैक्ट इश्यूज. तो जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई उसका रिलेशन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ जोड़ा. सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है फ्रीडम स्ट्रगल. हाँ, इसमें हम क्विट इंडिया मूवमेंट भी जोड़ देंगे. फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेजेस एंड इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स और कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. ठीक है, तो ये टॉपिक है बेसिकली 1750 ऑनवर्ड्स. तो इसमें अगर आप देखेंगे तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस टॉपिक, जो टॉपिक कहीं ना कहीं प्रीलिम्स के लिए आप थोड़ा सा अलग से करेंगे वो इंक्लूडेड नहीं है. मे बी लेटर मुगल्स भी इतना कोई इंक्लूडेड नहीं है, एंड राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. बट येस, कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश ऑनवर्ड्स इम्पॉर्टेंट बन जाता है. राइट, तो अब वेटेज एंड ट्रेंड्स देखें तो हमने प्रीलिम्स में देखा इस साल 16 मार्क्स आउट ऑफ 200, बट दी 16 में से 16 आने के काफ़ी ज़्यादा चांस थे. बट हमने 2024 में देखा मेंस का 25 मार्क्स. ये ट्रेंड चेंज होता आया है. देयर हैव बीन इंस्टेंसेस वेयर 35 मार्क्स आल्सो बीन आस्क्ड, 20 to 35, बट आप मान के चलो 25 मार्क्स तो पूछा ही जाएगा. कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिपीट भी हुए हैं. अगर आप हमारी आंसर क्राफ्ट देखेंगे तो इट्स अ वेरी वेरी गुड बुक टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू अप्रोच GS1 मेंस ओरिएंटेड, और उसमें भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ऊपर भी कई चीज़ें बताई. इमर्जेंस ऑफ कंपैरेटिव ट्रेंड्स, जैसे कि मैंने खुद से अभी लास्ट ईयर का बताया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और लॉस और ये डिक्रीज इन ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हो गई इंडिया में, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का कैसे इम्पैक्ट है इंडिया में, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड. तो ये ट्रेंड्स हैं जो आप देख पा रहे हैं मेंस में भी. आई थिंक दिस मोस्ट लाइकली दिस ईयर भी आपको सिमिलर ट्रेंड्स नज़र आएंगे. तो अप्रोच क्या होनी चाहिए मेंस ओरिएंटेड. तो हालांकि हम पढ़ेंगे दोनों को इंटीग्रेटेड, बट जब हम मेंस पर्सपेक्टिव में मोड में चले जाएंगे तो क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स फिर प्राइमरी आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए. मेक अ टाइमलाइन ऑफ की इवेंट्स, द कॉजेज एंड द कॉन्सिक्वेंसेज. ये आपको बहुत हेल्प करेंगे क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स फ्रॉम एन एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू. दूसरा, मेक डिटेल्ड नोट्स. ये नोट डाउन करेंगे मेजर इवेंट्स इन द फॉर्म ऑफ UPSC मेंस आंसर्स फॉर रिविजन, जैसे कि ब्रिटिश पॉलिसीज, कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस. ठीक है, की पर्सनैलिटीज और देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस. ये भी सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्रिटिकली एनालाइज, कैटेगराइज टॉपिक्स इनटू, मतलब हमें जब हम पढ़ेंगे इस मोड पे आएंगे 3rd से 4th टाइम तो कैटेगराइज करेंगे हाई प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी. ये इस पर भी डिपेंड करेगा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक में कैसी है. हम PYQs को इंटीग्रेट करेंगे, एनालाइज करेंगे ईच इवेंट, पॉलिटी, आइडियोलॉजी ऑफ की पर्सनैलिटीज, एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे. एंड दैट इज़ वेयर
answer craft copy has been very, very helpful for those who are studying for this year as well. Right? And the ones who are part of our essential course, वो मॉडर्न हिस्ट्री 3 टाइम्स हमसे करते हैं. 4 पहला स्टेज फाउंडेशन में, जहाँ उनको एब्सोल्युटली एनसीईआरटी से बेसिक्स क्लियर कराए जाते हैं. सेकेंड फेज एसेंशियल बेसिक्स, एसेंशियल का बेसिक फेज, जहाँ डिटेल में सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, क्लैरिटी, पूरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कराया जाता है और PYQs इंटीग्रेट किए जाते हैं, प्रीलिम्स ओरिएंटेड. एंड देन थर्ड स्टेज में जब एडवांस स्टेज में आते हैं, then again in detail we look at the subject. Now since we've got a depth in the subject, we practice answer writing, we look at previous year mains answers, questions, and we practice it live in the class. तो वो सब करते हैं. तो इससे बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे से हमारा सब्जेक्ट तैयार होता है. तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जैसे इस बार सवाल आया, सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट, रिवोल्ट ऑफ 1857, इंडियन नेशनल मूवमेंट पे क्वेश्चन आया, गांधीयन एरा कई बार इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पे आ चुके हैं, इंडिपेंडेंस पार्टीशन, मिसलेनियस. आप ये टॉपिक्स खुद से देख लीजिए. इन 20 minutes you've seen a very clear-cut approach to modern Indian history for both prelims and mains. I hope this was helpful. For more such videos, you can keep watching upscprep.com. Thank you.